अध्यक्ष महोदय, कल माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष बजट रखा। इस साल का बजट इतना अच्छा है, पूरे दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर इस बजट की चर्चा हो रही है। लोग बहुत खुश हैं। वैसे तो बजट के ऊपर कल चर्चा होगी और कल भी बजट के ऊपर मैं विस्तृत रूप से अपनी बातें रखूंगा, लेकिन मुझे अभी माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन का सारा भाषण सुन के बहुत अच्छा लगा कि बहुत खोदने के बाद भी उनको उसमें कोई खास कमी नजर नहीं आई। सो इसका मतलब बजट वाकई बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने मुझे अन्ना आंदोलन की याद दिला दी। मुझे याद है 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब जंतर मंतर से अन्ना हजारे जी का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ था। मांग थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए, लेकिन उस आंदोलन ने इस देश के एक एक आदमी के दिल के अंदर ऐसे तार झंझना दिए कि सारा देश सड़कों के ऊपर आ गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार, उसने इतना भ्रष्टाचार किया था 2G का भ्रष्टाचार, कोयले का भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ का भ्रष्टाचार। जहां देखो एक उंगली रखो उसके नीचे 1000 स्कैम नजर आते थे और रोज लोग भ्रष्टाचार देखते थे और लोग उकता गए थे बुरी तरह से भ्रष्टाचार की वजह से। हजारों लाखों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर उतरे और लोगों का मानना है कि आजादी के बाद का शायद ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। दूसरी चीज हुई कि कांग्रेस के अहंकार और उनके एरोगेंस की वजह से इतने रूड थे उनके मंत्री। टीवी पे आते थे तो मन करता था कि टीवी फोड़ के अंदर इतना ज्यादा उनका अहंकार टपकता था। आप लोगों को याद होगा मनीष तिवारी जी ने किस तरह से अन्ना हजारे की खिल्ली उड़ाई थी और पूरे देश के अंदर उसके प्रति रोष जागा था। और उसी के बाद अगले दिन फिर उन्होंने अन्ना हजारे जी को गिरफ्तार कर लिया और पूरा देश सड़कों के ऊपर था। उस वक्त लोगों ने ठान लिया था कि यूपीए को हराना है और बुरी तरह से हराना है। और हमने देखा कि 16 मई 2014 को जो नतीजे आए, लोगों ने उनको इतनी बुरी तरह से हराया कि 50 से भी कम सीट रह गई उन लोगों की जो कि सत्ताधारी पार्टी थी पहले। 16 मई को लोगों ने वोट देके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनाई। और लोगों को इस बार उम्मीद थी कि जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार था, जो कांग्रेस का अहंकार था, अब वो खत्म होएगा। उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उन्होंने विकास की बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने एक गुजरात मॉडल की बात की थी। तो लोगों को लगा कि अब बदलेगा सब कुछ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 16 मई के ठीक 9 महीने बाद 14 फरवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी की इसी सदन के अंदर केवल 3 सीट रह गई। वही पार्टी जिसको लोगों ने इतना भारी बहुमत बताते हैं कि 1984 के बाद का पहला ऐसा भारीपूर्ण बहुमत की सरकार उसके बाद कभी नहीं बनी, अभी बनी थी। इतने भारी बहुमत के बाद मात्र 9 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया, इतना क्या नफरत हो गई लोगों को कि लोगों ने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मात्र 3 सीट छोड़ दी। और उसके बाद बिहार के अंदर उनका हमने हश्र देखा। अब बीजेपी का जो हाल है देश के अंदर, लोग बीजेपी के काम से इतने ज्यादा नाखुश हो चुके हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी, अहंकारी थी। वही अहंकार, जो अहंकार कांग्रेस को शायद 6-7 साल के राज के बाद आया था, वो अहंकार आज बीजेपी को मात्र 2 साल के अंदर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के अंदर पहले अरुणाचल प्रदेश की सरकार तोड़ी, फिर उत्तरांचल की सरकार तोड़ी,
अब ये कोई सोचे कि वीरेंद्र, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी बैठिए आप। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी आप बैठिए प्लीज। ओम प्रकाश जी आप, ओम प्रकाश जी बैठ जाइए शांति से। एक मिनट। अब अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार तोड़ी गई, कांग्रेस के विधायक तोड़े गए। अब विधायक वो कैसे टूटे? ऐसा तो है नहीं कि कोई अचानक बीजेपी के प्रति प्यार जाग गया तो कुछ तो दिया होगा उनको, कुछ पैसे वैसे कुछ तो दिया ही होगा, कुछ ना कुछ तो लालच दिया होगा। तो वही पैसे की राजनीति जो पहले कांग्रेस किया करती थी, अब ये बीजेपी वालों ने करनी था। तो जब उनको लगा दिल्ली में हार गए, बिहार में हार गए, तो अब उनको लगा देखो अब चुनाव तो जीतने, अब आने वाले समय में सारे कह रहे हैं अगले 2 साल में बीजेपी कोई चुनाव नहीं जीतने वाली, कोई स्टेट नहीं जीते, कहीं कोई चांस ही नहीं है। तो जब उनको लगा कि चुनाव तो अब जीत नहीं सकते, तो अब गुंडागर्दी चालू कर दो। तो अरुणाचल प्रदेश में गुंडागर्दी करी, उत्तरांचल में गुंडागर्दी करी, और उत्तरांचल में तो दोनों पार्टियां, हमने देखा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी टीवी के ऊपर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से केंद्र सरकार ने उत्तरांचल के ऊपर और अरुणाचल के अंदर जबरदस्ती गुंडागर्दी से बिना फ्लोर टेस्ट कराए संविधान की हत्या करके, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की हत्या करके उन्होंने दोनों जगह राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब तो दोनों पार्टियां एक ही रास्ते पे चल रही हैं। आज सवेरे एक आईबी ऑफिसर आया था मेरे घर, बोला जी अब अगला नंबर हमारे को पता चला हिमाचल प्रदेश का है और उसके बाद अगला नंबर दिल्ली का है। कह रहे हैं दिल्ली में ये 21 एमएलए जो करे हैं इनको तो पहले ये बर्खास्त करेंगे, जो 21 एमएलए को पहले तो बर्खास्त करेंगे, फिर जो बच जाएंगे उनमें कह रहे हैं 46 बचेंगे तो 23 को, उसने एक नाम बताया बहुत बड़े उद्योगपति का देश का, जिसका नाम हम अक्सर लेते रहते हैं, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि इनके 23 विधायक खरीदने हैं। मैंने कहा 23 तो दूर की बात है, तुम हमारा एक खरीद के दिखा दो। मैंने कहा तुम अपने उद्योगपति, तुम्हारी औकात है, अगर तुम्हारी औकात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा चुनाव के बाद हमारे 28 थे, इनके 31 थे। उस वक्त अगर 4 खरीद लेते ये तो इनकी सरकार बन चुकी होती। इनसे 4 नहीं खरीदे गए, ये 23 खरीदेंगे हमारे। 23 खरीदना तो बहुत दूर की बात है। हमारे 4, ये जितने बैठे हैं ना, ये सारे बिल्कुल फक्कड़ हैं, बिल्कुल ये सारे के सारे बिल्कुल फक्कड़ है। मैंने उसको कहा, किसी ने कहा था बीजेपी वालों को, बोला ये फक्कड़ आदमी है, भगवान इनके साथ है, इनको छूना मत, नहीं तो बचोगे नहीं तुम। फिर उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले पठानकोट के ऊपर हमला हुआ। पठानकोट के हमारे एयरबेस के अंदर घुस के आतंकवादियों ने हमारे कई सिपाहियों को शहीद कर दिया, और सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है किसने किया। हमें पता है कि किसने किया। हम सब लोग जानते हैं किसने किया। हम सब लोग जानते हैं आईएसआई ने कराया। हम सब लोग जानते हैं आईएसआई ने कराया। हम सब लोग जानते हैं पाकिस्तान ने कराया। हमारे देश के अंदर कितनी आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं, हमारे लोग, कितने लोग मारे जा चुके हैं, हमारे कितने सैनिक सीमा के ऊपर शहीद हो चुके हैं, हमारे कितने पुलिस वाले मर चुके हैं। और हम सारे जानते हैं 26/11 के पीछे कौन था। 26/11 के पीछे पाकिस्तान था। हम सब लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, उसके पीछे कौन था, उसके पीछे पाकिस्तान था। जिस पाकिस्तान ने, जिस आईएसआई ने हमारे देश को
तोड़ने की, हमारे देश के अंदर आतंकवाद को बार बार फैलाने की कोशिश की है। आज मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पाकिस्तान को गले से लगा लिया है। दोस्त, दिल को बड़ी तकलीफ होती है। जो सैनिक पठानकोट में मारे गए, उनके परिवार वालों से पूछो कि उनके दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जिस आईएसआई ने हमले कराए, और ये हम नहीं कह रहे, पिछले 30 साल से भारत का ये स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, पाकिस्तान टेररिज्म करा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम बार बार बात उठाते हैं, सारे देशों को हम डोजियर भेजते हैं, अमेरिका को हम बताते हैं कि पाकिस्तान करा रहा है, सारे देशों को हम बताते हैं पाकिस्तान करा रहा है। अब क्या मजबूरी हुई हमारे प्रधानमंत्री जी की कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का नाम बदनाम कर दिया, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए उन्होंने। जिस आईएसआई ने यह आतंकवाद फैलाया, आज उसी आईएसआई को आमंत्रित करके कहा जा रहा है उसको कि आप जांच कीजिए। हमारी जांच एजेंसियां मर गई क्या? सीबीआई मर गई? सीबीआई मेरे दफ्तर के अंदर रेड करानी हो तो सीबीआई से रेड कराते हैं, और हमारे पठानकोट की करानी तो आईएसआई को बुलाते हैं। हमारी सीबीआई मर गई, हमारी रॉ मर गई, हमारी सेनाएं मर गई, हमारी आईबी मर गई, हमारी सारी एजेंसियों को छोड़ के आईएसआई को बुलाया जांच करने के लिए। मैं उनसे जानना चाहता हूं, दिसंबर के महीने में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ने पूरे के पूरे भारी भरकम डोजियर भेजे थे पाकिस्तान के एनएसए को डोजियर भेजे थे, और उसमें सबूत दिए थे कि आईएसआई का सीधा सीधा हाथ है। वो सारे डोजियर का अब क्या हुआ? तो अब क्या प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब इसके अंदर शामिल नहीं है, आतंकवाद के अंदर? क्या प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आईएसआई शामिल नहीं है इसके अंदर? या प्रधानमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि आईएसआई को बुलाया, आईएसआई अपने खिलाफ, कल से अखबारों में खबरें प्लांट की जा रही है कि आईएसआई को जब ये सारे सबूत दिए गए तो आईएसआई को ऐसे लग रहा है जैसे कि वो बड़े अच्छे सबूत हैं। तो मतलब हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आईएसआई जाके कहेगी उसके बाद कि उन्होंने, भारत वालों ने सबूत दे दिए, अब हम सहमत है कि हम ही शामिल थे उस आतंकवाद में। ये कहेगी पाकिस्तान में जाके आईएसआई। बेवकूफ है, हम बेवकूफ हैं कि आईएसआई बेवकूफ? प्रधानमंत्री जी किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यह हमारे पूरे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अगर जांच होनी थी, इतनी दोस्ती थी, तो पहले भारत की एजेंसियों को पाकिस्तान में जाके हाफिज सईद की पहले इंटरोगेशन करनी चाहिए। अगर जरूरत थी तो पहले हमारी जांच एजेंसीज को जाके सलाउद्दीन की इंटरोगेशन करनी चाहिए। सलाउद्दीन ने खुलेआम बोला है कि पठानकोट पे अटैक उन्होंने कराया है। सलाउद्दीन की जाके इंटरोगेशन, यहां क्या करने के लिए आए हैं? भारत तो विक्टिम है, भारत तो बर्दाश्त कर रहा है इस आतंकवादियों को इतने सालों से। असली ब्रेन्स तो वहां बैठे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए थी। यहां क्या जांच करने के लिए आए हैं ये लोग? मैं केवल नहीं, आज सुबह एक पुलिस वाला मिला, दिन में एक सीबीआई का ऑफिसर मिला, दोनों ने कहा जी खून खौल रहा है हम लोगों का, सारी पुलिस फोर्स का खून खौल रहा है, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का खून खौल रहा है, सारी सेनाओं का खून खौल रहा है देश के अंदर कि ये क्या कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। तो एक बड़ा मुद्दा उठता है कि प्रधानमंत्री जी आखिर ये कर क्यों रहे हैं? मैंने कई लोगों को सुबह से फोन किए, मैंने कहा जी क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या हो गया ऐसा? भारत इतनी स्ट्रांग पोजीशन में था, भारत पाकिस्तान के मुकाबले इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे था अपनी सेनाओं के बल पे, हमारी एजेंसीज के बल पे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि नोबेल पीस प्राइज चाहिए अब उनको। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं, देखो मैं जाता हूं, मैं अपने दुश्मनों के सामने भी घुटने टेक देता हूं, मैं शांति प्रिय हूं। कुछ लोगों का कहना है जी अभी वॉशिंगटन जा रहे हैं, चले गए हैं शायद, चले गए, वॉशिंगटन जा रहे हैं, वहां जाके कहेंगे अमेरिका को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है जी बात बड़ी संगीन है। वो जो नवाज शरीफ के पास गए थे उनके बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, वहां पे बता रहे हैं दोनों में कुछ तो डील हुई है। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स का नाम लिया जा रहा है कि उनको बिजनेस दिलवाने के लिए नवाज शरीफ और मोदी जी के बीच में कुछ डील हुई है, और नवाज शरीफ साहब की शायद वहां पे पोजीशन कमजोर है, अखबारों में छपा था। ये क्या हो रहा है? ये क्या डील है प्रधानमंत्री जी की पाकिस्तान के साथ? ये पूरा देश जानना चाहता है कि वो डील बताई जाए जो प्रधानमंत्री जी की पाकिस्तान के साथ डील हुई है। ये देश ऐसे बर्दाश्त नहीं करने वाला। ये देश बहुत बड़े सूरमा पैदा किए हैं इस देश के अंदर,
और अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा करेंगे तो यह देश चुप नहीं रहने वाला। अध्यक्ष महोदय, कल वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, कितनी सारी चीजों के ऊपर वैट कम कर दिया, और एक आध चीज है जिस पे रैशनलाइज करने के लिए वैट छोटी मोटी चीजों के ऊपर बढ़ा है, लेकिन अमूमन ढेर सारी चीजों के ऊपर वैट कम हुआ है। आज कई मार्बल वाले आए थे, बोले जी पहली बार हमें ऐसा लगा कि वाकई एक ईमानदार सरकार आई है। बोले पहले ऐसा होता था कि अगर 1% टैक्स कम करवाना पड़े तो सरकार कहती थी इतने करोड़ रुपए लगेंगे, तब टैक्स कम होएगा। बोला हमें 1 पैसा नहीं देना पड़ा इस सरकार को, मिठाई वाले, मार्बल वाले, ई रिक्शा वाले, किसी को 1 पैसा नहीं देना पड़ा, और आपने 12.5% से 5% टैक्स कम कर दिया। एक बिना पैसा, नया पैसा खर्च किए बिना, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। बोला हमें वाकई लगा कि ये वाकई आम आदमी की सरकार है और बिना पैसे लिए ईमानदारी के साथ काम करती है। और दूसरी तरफ देश के अंदर ज्वेलर्स के ऊपर, स्वर्णकारों के ऊपर केंद्र सरकार ने 1% एक्साइज ड्यूटी लगा दिया है। सारे देश के स्वर्णकार सड़कों के ऊपर हैं। स्वर्णकार बहुत ही शांति प्रिय लोग होते हैं, वो कोई सड़कों के ऊपर ऐसे नहीं आते। आपका कहां देखते हो स्वर्णकारों को सड़कों के ऊपर? शांति से अपना काम करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। आज अगर देश के सारे स्वर्णकार सड़कों के ऊपर आए हुए हैं तो तकलीफ कुछ गहरी है उनकी विचारों की, उसको सुनना चाहिए। तो हम देख रहे हैं जो अहंकार कांग्रेस के अंदर था, कांग्रेस भी नहीं सुनती थी। अगर उस टाइम अन्ना हजारे की बात सुन लेती, काहे को यह आम आदमी पार्टी बनती, काहे को इनका यह हाल होता। जो अहंकार उनके अंदर था वही अहंकार आज आपको बीजेपी के अंदर, मोदी सरकार के अंदर दिखाई दे रहा है। जब सारे ज्वेलर्स इतना हाहाकार कर रहे हैं, इनको वापस ले लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं स्वर्णकार? स्वर्णकार कह रहे हैं जी आप हमारे से दूसरे इतने सारे टैक्स लेते हो, अगर आपको पैसे ही इकट्ठे करने, आप 1% दूसरी कोई ड्यूटी बढ़ा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम टैक्स दे देंगे। लेकिन अभी तक हमारे ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई नहीं करती थी, अब आपने एक नई ड्यूटी लगा दी। अब एक नए डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर आएगा, वो नए तरीके से उसके लिए हमें रखने पड़ेंगे, कागज बही खाते रखने पड़ेंगे, और नई तरह की रिश्वतखोरी शुरू होगी। 1% टैक्स, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कम से कम 2% तो इसका जो है वो रिश्वत के अंदर चला जाएगा। आपको 1% कुछ नहीं आने वाला, ढेला नहीं मिलने वाला सरकार को, सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की वेदी के ऊपर चढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे ज्वेलर्स फेमस हैं। हमारे देश का जो जेवर है पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं हमारा, पूरी दुनिया। तो ऐसी इंडस्ट्री को, अपने को, ऐसे सेक्टर को हम लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि उसका गला घोटना चाहिए। हमें तो और नए नए तरीके बना के पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जैसे दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार ने इवेंट इंडस्ट्री को ठीक किया, दिल्ली सरकार रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ठीक कर रही है, दिल्ली सरकार एक एक करके सारे इंडस्ट्रीज को एनकरेज करते जा रही है। आज सारा बिजनेस, सारा व्यापार हमारे साथ खड़ा है। ऐसे ही केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी ज्वेलर्स को बढ़ावा देना चाहिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उनका गला घोटना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ये सारे ज्वेलर तो इंडिया में ही बनाते हैं अपना, इनका तो गला घोट रहे हैं, और अमेरिका में जाके कहते हैं मेक इन इंडिया। तो विदेशियों को तुम लाना चाहते हो और अपने लोगों का गला घोटना चाहते हो, ये नीति तो अपने को समझ में नहीं आती। और दुख की बात यह है कि मोदी जी ने खुद 2012 के अंदर, 2012 में यूपीए सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी लगाई थी। उस वक्त जब यूपीए ने एक्साइज ड्यूटी लगाई थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसका विरोध किया था कि एक्साइज ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, और 22 दिन के आंदोलन के बाद उन लोगों की एक्साइज ड्यूटी तत्कालीन यूपीए सरकार ने हटा दी थी। आज ये सरकार ऐसी है, 28 दिन हो गए इसका आंदोलन चलते चलते, ये सरकार इनकी सुनी नहीं रही है। वो ही एरोगेंस इन लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। अभी हम राष्ट्रपति जी से मिलने जा रहे हैं स्वर्णकारों के साथ, और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति जी इसके अंदर दखल अंदाजी करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, 2 किस्म के मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज देश के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक है
16 मई को आसपास 2 सरकारें बनी थी इस देश के अंदर उम्मीदों के साथ। केंद्र के अंदर एक सरकार बनाई थी लोगों ने 16 मई को कि कुछ बदलाव करेगी, और एक सरकार बनाई थी 14 फरवरी को कि कुछ बदलाव करेगी। आज 1 साल हो गया दिल्ली की सरकार, पूरी दिल्ली बड़ी खुश है, सारे देश के लोग उसको देख रहे हैं, सारे देश के लोग खुश हैं। बिजली के रेट कम हो गए, पानी मुफ्त हो गया, पानी के बिल माफ हो गए, घर घर में पानी पहुंचने लग गया, लोगों के किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा मिलने लग गया, अस्पतालों के अंदर दवाइयां मुफ्त हो गई। कितने काम हो गए 1 साल के अंदर। और बीजेपी ने क्या किया केंद्र में? पूरे देश के अंदर गुंडागर्दी, सरकारें गिरानी, विधायक तोड़ने, गायें, भारत माता की जय के जगह गुंडागर्दी करना, किस्म किस्म की चारों तरफ गुंडागर्दी के अलावा मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी वालों को, एक काम बता दे जो इन लोगों ने 2 साल के अंदर किया हो, जिसके लिए बीजेपी वाले भी उसके लिए खुश हैं। तो ये 2 मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज पूरे देश के सामने हैं, और सारा देश आज दिल्ली सरकार की तरफ देख रहा है, और सारे देश, दिल्ली नहीं पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका वाले कह रहे हैं अब दिल्ली सरकार से हम लोगों को सीखने की जरूरत है। अंत में मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं, ये डॉक्टर पंकज नारंग की जो हत्या हुई थी, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वो बहुत ही घिनौनी हरकत थी जिन लोगों ने उन लोगों की हत्या की, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह थी कि उसको जो हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई। हम सलाम करते हैं उसे एक डीसीपी डॉक्टर मोनिका भारद्वाज को। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेजे थपथपा के ये सदन डॉक्टर मोनिका भारद्वाज को अप्रिशिएट करेगा, जिसने समय रहते सारा डेटा, सारी सच्चाई सबके सामने रखी, जिस वजह से इनकी घिनौनी जो हरकत थी वो बंद हो गई वहीं पे, और ये अपनी उसमें कामयाब नहीं हो सके। आज हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है नहीं, कल आएंगे, मुझे उम्मीद है कल बैठेंगे तो उनको दोबारा मैं बोलूंगा। उन्होंने कई सारी छोटी छोटी बातें कही, ये बिल पास नहीं हुआ जी, वो बिल पास नहीं हुआ जी, ऐसा है, वो भी जानते हैं क्यों नहीं हुआ पास। मैं कल उनसे कहना चाहता हूं कि मिलके काम करते हैं, एक दूसरे की बुराई करने से कोई फायदा नहीं। हमारे में कमी होगी, 100 कमी, हम ये थोड़ी कह रहे हैं हमारे में कमी नहीं है, आप हमें कमी बताओ। मैं सारा दिन जनता से मिलता हूं, जो कोई छोटी सी भी मेरे को एसएमएस भी भेज देता है मैं उस पर भी एक्शन लेता हूं। आप हमें कमी बताओ, जितनी आप कमी बताओगे हम ठीक करेंगे वो सारी की सारी कमी। लेकिन आप भी हमारा साथ दो। जितने बिल फंसे पड़े हैं एलजी साहब के पास, मैं चाहता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जाएं एलजी साहब के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, अपनी पार्टी, और उनको कहें कि भाई ये बिल फंसे पड़े हैं, आप इनको पास कराओ। हम सारे चलेंगे इनके साथ, इनको आगे करके चलेंगे, विजेंद्र गुप्ता जी को आगे करके चलेंगे। लेकिन अपने को मिलकर काम करना है, केवल एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने से कोई फायदा नहीं है। तो जो धन्यवाद प्रस्ताव है एलजी साहब के अभिभाषण के ऊपर, मैं उसका समर्थन करता हूं।